नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज के खास शो में हम एग्री कमोडिटीज के आउटलुक पर बात करेंगे। पिछले एक महीने में करीब 50% की तेजी देखने के बाद गुआर की बत्ती गुल हो गई है। कुछ यही हाल सोयाबीन का भी है। इसी महीने की शुरुआत में 10,000 पार के जाने वाला सोयाबीन अब 8,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि कॉटन में एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिखी है, लेकिन क्या कॉटन की ये तेजी आगे भी मजबूत रहेगी या फिर यहाँ भी गुआर और सोयाबीन वाला हाल होगा? इसके अलावा त्योहारों पर खाने के तेलों की कैसी डिमांड निकल के आएगी, आज के शो में इन सब पर होगा फोकस। हमारे साथ जुड़े हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी, प्रेमराज ताराचंद के रुपेश गोयल और सनविंड ग्रुप के संदीप बजोरिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर पहले खाने के तेलों से कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमने अच्छे खासे मूव्स पॉलिसी के तौर पर भी हर हफ्ते आते हुए देखे हैं। इसी हफ्ते लेटेस्ट हमने देखा सोया मील का जो इंपोर्ट है उसको मंजूरी या नोटिफिकेशन, जो चीज का बाजार को इंतजार था वो यहां पर आता हुआ। लेकिन जहां तक प्राइस मूव्स की बात है वो भी यहां पर काफी उठापटक वाली ही रही हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो हमने यहां पर करीबन 20% की मुनाफा वसूली सोयाबीन में आते हुए देखी है, लेकिन अपने एमएसपी से ये अभी भी डबल डिजिट परसेंटेज ऊपर है और डबल डिजिट भी बहुत ज्यादा। अतुल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और सोयाबीन की पहले यहां पर बात कर लेते हैं। सरकार की पॉलिसीज की तरफ से पहले शुरुआत करते हैं। मील एक्सपोर्ट्स को जो इजाजत दी गई है उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमने ऑन ग्राउंड तो आते हुए नहीं देखा फिलहाल। सेंटिमेंटल इंपैक्ट ज्यादा है और एग्जैक्टली क्या आप कहेंगे वही प्राइसेस में भी है? डेफिनेटली देखिए, इम्पैक्ट तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आ गया है, वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है प्राइसेस के अंदर। पर जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है वो तो तभी बढ़ेगी जब इंपोर्ट्स हिंदुस्तान को हिट करना चालू कर देंगे। पर मैं इसके साथ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, नोटिफिकेशन तो डीजीएफटी ने जरूर निकाल दिया, पर उसके साथ साथ एक गुगली भी फेंक दी है। और वो गुगली ये है कि ऑल इंपोर्ट्स ऑफ मील नेसेसरली हैव टू कम एट नवा शेवा या फिर एक पेट्रापोल करके बॉर्डर है बांग्लादेश का। अब आप ताज्जुब करेंगे, नवा शेवा ने कभी, मैं समझता हूँ हमारी मेमोरी में तो कभी बल्क वेसल्स हैंडल नहीं किए हैं। और आज के जो हालात हैं कंटेनर्स के, तो कंटेनर्स के हालात तो ये है कि कंटेनर एक तो मिल नहीं रहे हैं और दूसरा उसके फ्रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो अनलेस कि ये पोर्ट दूसरे न खोले तो मैं समझता हूँ ये नॉन स्टार्टर हो जाएगा। हम लोगों ने इसीलिए गवर्नमेंट को लिखा भी है, डीजीएफटी को ये लिखा भी है कि आप नवा शेवा पे जहां पे बल्क वेसल्स हैंडल नहीं हो सकती हैं उसके लिए आप बीपीटी को अलाउ करिए। और सदर्न इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं और जो कंजम्पशन सेंटर्स हैं उसके लिए आप ट्यूटीकोरिन को भी परमिट करिए सोया मील के वेसल्स को रिसीव करने के लिए। और जहां तक गवर्नमेंट को जो डर है कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा, मैं नहीं समझता कि जो विंडो अभी तक है, जो अक्टूबर तक की विंडो दी है, उसमें अगर 50% भी क्या जो परमिट किया उतना भी हो जाए तो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा होगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट विल नीड टू पॉसिबली लुक एट सीरियसली कि ये बॉम्बे का बीपीटी को परमिट करें और नीचे ट्यूटीकोरिन फॉर सदर्न इंडिया इसको परमिट करें, तभी जो ये पॉलिसी इंटरवेंशन हुआ है उसका रियल मायने में कंज्यूमर्स को फायदा मिलेगा। तो अतुल जी जस्ट कमिंग बैक टू मेरा जो पहले सवाल आपसे था वही कि जो ये 20% की गिरावट फिर हमने सोयाबीन में आते हुए देखी है, आप इसे प्योर सेंटिमेंट कहेंगे? एब्सोल्युटली। अभी तो मटेरियल तो 1 किलो भी आया नहीं हिंदुस्तान में। कहीं से भी अगर आएगा तो 10-15 दिन तो उसको जहाज को आने में लगते हैं। और जहाज वाले इसलिए घबरा रहे हैं कि यहाँ पे आके अगर जहाज खड़े हो गए और उनको अनलोडिंग की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि नवा शेवा तो हैंडल करता नहीं है बल्क वेसल, तो ये पॉलिसी का जो ये वो है, इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक फ्लो ऑफ मटेरियल हिंदुस्तान के अंदर आना थोड़ा तकलीफ दे रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने रिप्रेजेंट भी किया है गवर्नमेंट को कि आप इसके तरफ जरा इमीडिएटली तवज्जो दीजिए, वरना आपकी पॉलिसी कागजों पर रह जाएगी और जमीन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा।
जी हाँ, वो हमेशा एक कंसर्न रही है। तो ये तो बात हुई फिलहाल सेंटिमेंट की, लेकिन एक और चीज़ जो शायद यहाँ पर प्रेशर डाल रही है वो ये कि जो बुआई का इलाका है वो पिछले साल के करीब पहुंच ही गया है। इवन एज मॉनसून ने कई बार यहाँ पर पॉजेज लिए हैं, उसके बाद भी नंबर्स यहाँ पर बुआई के एकरेज के हिसाब से बेटर आए हैं। और संदीप बजोरिया जी, ये सवाल आपसे है, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो चाहे वो अर्जेंटीना है, कनाडा है, जिस तरह की सोइंग के नंबर्स वहां पर हैं वो भी बेहतर होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि वहां पर भी वेदर बेहतर हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने हल्की सी कंसोलिडेशन, गिरावट यहाँ पर सोयाबीन के प्राइसेस में आते हुए देखी है। उसका कितना असर इंडियन मार्केट्स पर है? मनीषा जी, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सेटबैक आया है। शिकागो में सोयाबीन ऑयल में, वैसे अर्जेंटीना ब्राजील में थोड़े प्रीमियम इंप्रूव हुए थे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा थका हुआ सा लग रहा है। और मलेशियन इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कि आज 50-55 पॉइंट का गिरावट है। सो इंटरनेशनल मार्केट में अभी सब जगह पे जो बायोडीजल के मैंडेट्स हैं, जैसे ब्राजील में 12% बायोडीजल में वेज ऑयल जाना था, वो नवंबर दिसंबर में उसको 10% कर रहे हैं। बीच में इंडोनेशिया में था B40 इंट्रोड्यूस करेंगे, 40% ब्लेंड इन द बायोफ्यूल, तो वो उसको भी इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो रहा है B30 से B40, बिकॉज वेज ऑयल की कीमतें बहुत ऊंची हो गई है। और अमेरिका में भी जो रिन्यूएबल फ्यूल स्टैंडर्ड्स है RFS, उसमें जो EPA है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसने कांग्रेस को लिखा है कि भाई 2021 के मैंडेट और 21-22 के मैंडेट जो है 2020 से ऊपर नहीं होंगे। तो ये सब कारणों से थोड़ा बायोडीजल में वेज ऑयल का कंजम्पशन को ब्रेक लग रहा है। और आई थिंक क्रॉप्स भी अभी थोड़े डेवलप हो रहे हैं ठीक तरीके से। तो इंटरनेशनल मार्केट अब एकदम थोड़ा सा साइडवे से लोअर की तरफ चला गया है। इंडियन मार्केट जो है अभी भी थोड़ा कंपैरेटिवली होल्ड किया हुआ है इंडियन मार्केट, बिकॉज हमने पिछले कुछ महीनों में इंपोर्ट बहुत कम किया था। अभी अगस्त में हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, अगस्त शिपमेंट का जो हमारे यहाँ माल आएगा 10 सितंबर के आसपास में, 15 सितंबर के आसपास में। तो यहाँ फिजिकल माल का थोड़ा सा शॉर्ट है, उस कारण से इंडियन मार्केट, इंडियन फ्यूचर्स इंडेक्स और MCX के होल्ड किए हुए हैं। और आई थिंक लेकिन ये जो भी वेज ऑयल का एक टेम्परामेंट है, ये मुझे लग रहा है 15 अक्टूबर के बाद में, और 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर ये टाइम है, इसमें वर्ल्ड में भी इनफ वेज ऑयल होगा। सनफ्लावर का भी क्रॉप अच्छा है, वो भी सामने यूक्रेन का वेदर अच्छा हो गया है। यूक्रेन में 170 लाख टन का क्रॉप आ सकता है, रशिया में 155 लाख का क्रॉप आएगा सनफ्लावर सीड का। तो ये 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में एक डाउनफॉल आएगा मार्केट्स में, which could be something around $50 to $100 from the present time. तो वो एक पोजीशन है। सो अभी जिसका भी जो अभी अपसाइड का काम है, आई थिंक उसको एक विंडो, ज्यादा में ज्यादा 30 दिन का विंडो समझना चाहिए। उसके बियॉन्ड फिर आप मार्केट में तेजी करने का कोई सवाल नहीं। ओके, तो एक सवाल मेरा है, वो है फेस्टिविटीज को लेकर, वहां पर अब कैसी मांग रहेगी संदीप जी? और आपको लगता है कि वहां से कुछ बहुत सपोर्ट आएगा, या फिर जैसे आपने कहा कि 15 अक्टूबर के बाद यहाँ पर मोस्टली हम डाउन ट्रेंड देखेंगे? देखिए, दीपावली 4 नवंबर की है और 15 दिन पहले दशहरा है, तो फेस्टिवल की डिमांड भी जो होती है वो ज्यादा में ज्यादा 15-17 अक्टूबर तो होती है आज के दिन। जी। तो वो भी मैंने फैक्टर इन करके ही आपको कहा है कि 15 अक्टूबर बाद डिमांड भी स्लो हो जाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। सो देन मार्केट में एक डाउनफॉल आएगा उस समय, ये समझ के चलना चाहिए। अच्छा है, फेस्टिवल के टाइम पे लोगों को तेल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, इनफ मिलेगा। वो बेसिकली वेज ऑयल में तो एक चीज है, कीमत अपनी जगह पे है और अवेबिलिटी अपनी जगह पे। तो बेसिकली पॉइंट है अवेबिलिटी का। अवेबिलिटी कंज्यूमर को चाहिए उतनी ऑयल की हर कॉर्नर देश में अवेलेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कीमतें तो देखिए, जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, वैसी कीमतें वेज ऑयल की है, वो ऊपर नीचे होते रहना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का एक पीरियड है जिसमें डाउन साइड हमको $50 से $100 कम से कम मिलेगा। ऑल राइट, अतुल जी, आप सरसों के प्राइसेस को कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी हमने MSP के नियरली 60-70% ऊपर इन भावों को भी आता हुआ देखा है, और सरसों में तो ये माने जा रहा है कि आगे जाकर यहाँ पर फसल बेहतर है, स्टॉक भी अच्छा खासा है। यहाँ पे आप कहेंगे जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने देखने को मिली है, ये फिलहाल और गहरा सकती है। पॉइंट बीइंग की अगली फसल अब यहाँ पर ऑफकोर्स 6 महीने के बाद ही आएगी, लेकिन क्या उतनी अवेलेबिलिटी फिलहाल मार्केट में भी है? देखिए, सरसों आइसोलेशन में तो नहीं रह सकती है, पर सरसों का अपना अलग मार्केट भी है। तो और ये अब नाउ वी आर एंटरिंग द फैग एंड ऑफ द सरसों का मार्केटिंग का पीरियड। तो सरसों विल डेफिनेटली रिमेन सपोर्टेड,
बट डेफिनेटली अगर सारे बाजार दबेंगे तो सरसों पे भी उसका थोड़ा बहुत तो इफेक्ट डेफिनेटली आएगा। और हम लोगों ने गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट की है कि अभी देखिए सोया और सनफ्लावर की ड्यूटी उन्होंने घटाई है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मस्टर्ड ऑयल या रेपसीड ऑयल जिसको कहते हैं इंटरनेशनल भाषा में, उसको भी आप घटाइए, उसी लेवल पे लेके आइए जो सोया और सनफ्लावर की ड्यूटी है। तो उससे अवेलेबिलिटी भी सुधरेगी, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल, ये क्या मस्टर्ड ऑयल बड़ी जल्दी इंपोर्ट हो सकता है, दुबई में क्रश हो रहा है। तो दैट कैन ऑल्सो, इफ गवर्नमेंट अग्रीज, दैट विल ऑल्सो हेल्प ब्रिंग डाउन द प्राइजेस। तो प्राइजेस का आई थिंक कंज्यूमर के लिए लिहाज से अगर देखें तो आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर। पर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने डिमांड स्ट्रॉन्ग जुलाई मंथ में देखी थी, अगस्त मंथ में इन स्पाइट ऑफ फेस्टिवल्स हम लोग थोड़ा बहुत डिमांड डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं। इस महीने में रफली ऑन द बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन के हिसाब से 10-15% तो डिमांड इस मरतबा डाउन है। और वी डू नॉट नो अगले महीने में क्या सिनेरियो रहेगा, बट डिमांड उतनी रोबस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइसेस इतने हाई होने का भी वो है। और जो गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी भी घटाई, उसका भी कोई बहुत ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट पे इफेक्ट नहीं हुआ है। राइट, तो ये इंडस्ट्री फिलहाल फंडामेंटल्स है यहाँ पर। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले रवि आपसे जानना चाहेंगे, आपने प्राइस व्यू सुना तो सही इंडस्ट्री की तरफ से, लेकिन ऑन चार्ट्स फिलहाल क्या दिखता है? डेफिनेटली प्राइजेस का जो व्यू था वही ऑन चार्ट पे है, क्योंकि जो भी प्राइजेस जहां से डिराइव होते हैं वो सारे एक्सपर्ट, वो सारे इंडस्ट्री के लीडर्स यहाँ पैनल में है, तो वही डिराइव करते रहे। तो आई थिंक बेसिकली प्राइजेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन एंड सोया ऑयल एज वेल एज सीपीयू ये थोड़ा डिकपल्ड हो जाएगा ट्रेड, क्योंकि वहां पे देखे तो सोयाबीन में लगातार प्रेशर है। हालांकि सोयाबीन में सबसे नेगेटिव चीज है कि वहां पे बैकवर्डेशन है, मींस के अगले कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं। तो कोई अगर लंबा 2 से 3 महीने का व्यू निकाल के अगर उसको हेज भी करना चाहे तो भी वो पॉसिबल नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस एक हायर लेवल से बिकवाली का प्राइस आपको सोयाबीन में दिखना चाहिए। सोयाबीन मुझे लग रहा है कि 8000 का लेवल है, थोड़ा यहाँ से रेजिस्ट करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी देखे तो चाइना एक लास्ट 2 महीने का जो इंपोर्ट है चाइना का यूएस से, उसमें काफी कमी देखी गई है। इस हिसाब से चाइनीज मार्केट भी काफी ड्राई है एंड इंटरनेशनल प्राइसेस में यूएस के प्राइसेस भी थोड़े नीचे आए। तो मुझे लग रहा है कि उसका प्रेशर हैंगओवर यहाँ पे रहेगा, शॉर्ट करके 8000 के करीब चला जा सकता है। मुझे लग रहा है बहुत बड़ी मंदी नहीं, बट 7200 7000 तक के लेवल्स वहां पे दिखने चाहिए। तो शायद लग रहा है कि ये जो अभी फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं उसका एक प्रभाव है इमीडिएट तौर पे सोयाबीन के प्राइसेस पे आ सकता है। ओके, तो हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर है, लेकिन बहुत बड़ा कोलैप्स प्राइसेस में फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। अतुल जी, संदीप जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, खाने के तेलों पर बात करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब तो लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मॉनसून की, और 2 कमोडिटीज जहाँ पर हमने गिरावट आते हुए देखी है बुआई में, वो है गुआर और कॉटन। वहां पर क्या हाल है जानेंगे। आपका स्वागत है। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं एग्री कमोडिटीज की, और अब बात करेंगे गुआर की, और हमारे साथ प्रेमराज ताराचंद के रुपेश गोयल जुड़े हैं। गोयल जी नमस्कार। गुआर सीड में इस हफ्ते काफी उठापटक देखने को मिली है। अपने मल्टी ईयर हाइज छूने के बाद हमने यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से जो सर्वेलेंस मार्जिन लगाया, उसके बाद 2 दिन यहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स कैसे नजर आते हैं, क्योंकि फसल को लेकर तो अभी भी चिंता है, बारिश इतनी हुई ही नहीं है। नमस्कार मनीषा जी। जी रुपेश जी। रुपेश जी, हम आपको सुन सकते हैं। आवाज रुपेश जी, हम आपको सुन सकते हैं। क्या लगता है आपको गुआर में आगे जाके क्या देखने को मिल पाएगा? नमस्कार मनीषा जी। गुआर कम बिजाई, कम बारिश, अकाल, सप्लाई साइड बहुत ज्यादा टाइट है जी, बहुत ज्यादा टाइट है। पिछले 10 दिनों में जो 5 से 6 अपर सर्किट लगे गुआर के एनसीडेक्स में, उसके बाद स्पोर्ट में उससे काफी ज्यादा रेटों पे बाजार में ट्रेड हुए। किसान मंडियों से पौने दामों पर खरीद कर गुआर को घर ले गए। कारण उनको पता है कि अगले आने वाली क्रॉप नहीं है, और
2011-12 वाला साल उनके दिमाग में नेचुरली आया हुआ है कि ये साल जो है वो ग्वार की फसल हमारे पास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो डिमांड साइड है वो भी उत्साहजनक नहीं है, कंटेनरों की भी कमी है, भाड़े बहुत बढ़ चुके हैं और डिमांड सहयोग नहीं कर रही। तो ये दो तरफा जो व्यापार है इसने ग्वार गम उद्योग की पैरिटी को बहुत प्रभावित किया है। जो कच्चा माल है ग्वार सीड, उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी कमजोर हुई है और पक्का माल जो है उसकी बिक्री प्रभावित हुई। हाँ जी मनीषा। जी हाँ, काफी कुछ मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। रवि, आप कैसे देखते हैं अब गुआर को? जिस तरह की उठापटक है, बड़ा मुश्किल हो गया है कहना कि प्राइसेस आगे कैसे जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, लेकिन आप फिलहाल जिस तरह के फंडामेंटल्स यहाँ पर रुपेश जी ने समझाए एंड ऑन चार्ट्स, कैसा लगता है? डेफिनेटली ऑन चार्ट पे देखें और अगर हम हिस्टोरी पे देखें तो लगातार लास्ट 3 साल से प्रोडक्शन वहां पे कम आ रहा है। हालांकि गुआर सीड में मेजर ड्राइवर सप्लाई रहता है, क्योंकि डिमांड काफी 2 साल से जो क्रूड के प्राइस डिस्टर्ब हुए या एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में थोड़ा स्लो डाउन था, तो इस हिसाब से लगातार वहां पे अवेलेबिलिटी ज्यादा हुई और फिर से डिमांड कम हुई। और सेकंड की गुआर का एक नेगेटिव चीज क्या है कि इसकी पेरिशेबिलिटी 3 से 4 साल है, तो जब भी प्राइस बढ़ती है तब अराइवल्स एंड फार्मर्स की ओर से काफी स्टॉक रिलीज होता है। तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन रहेगा। प्राइस में बहुत बड़ा उछाल जो एक्सपेक्ट कर रहे इतना ज्यादा उछाल मुझे नहीं दिख रहा है, बट यस ये जो लेवल है करेक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि अगर 9300 9000 के लेवल आए तो एक काफी अट्रैक्टिव लेवल है, क्योंकि ये लेवल पे गुआर सीड को अगर गुआर गम में कन्वर्ट करे तो उसकी प्राइस पेरिटी 10,500 गुआर गम होगा। तो मुझे लग रहा है कंपेरेटिव गुआर सीड गुआर गम में तेजी दिखनी चाहिए। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखे, 9000 का एक स्टॉप लॉस लगाए एंड आप कैरी कर सकते हो बाइंग की पोजीशन। मुझे लग रहा है फिर से 10,200 से 10,400 के प्राइसेस गुआर गम में दिखने चाहिए। ऑलराइट, तेजी यहाँ पर गुआर में जारी रह सकती है। लेकिन जाते जाते रवि, एक सवाल आपसे कॉटन पर भी लेना चाहेंगे, जहां पर बुआई का इलाका करीबन 9% कम माना जा रहा है और तेजी हमने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑलरेडी देखी है। डेफिनेटली मनीषा जी, उसमें 2 पैरिटी, एक कन्वर्जन पैरिटी है। कन्वर्जन पैरिटी में अगर आप कॉटन या उसके एसोसिएट के प्राइस देखें तो वो रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। एंड एक्सपोर्ट पैरिटी देखें तो जून से जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो करीबन 7,500 से 8,000 पर कैंडी बढ़े, हालांकि डोमेस्टिक प्राइसेस सिर्फ 5,000 ही बढ़े, तो वहां भी एक अच्छी पैरिटी है। तो मुझे लग रहा है कि कॉटन में ये तेजी का जो रुख है वो आगे जारी रह सकता है। हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन पे ऑलरेडी आ चुका है, तो एट्रैक्टिव लेवल पे कॉटन है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है कि 25,800 के करीब एक बार ये जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें खरीद करके चले। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे प्राइस एट्रैक्टिव दिख रहा है, टिल ये 27,000 तक अप्रोच कर सकता है। जब तक प्राइसेस 25,600 के नीचे क्लोज नहीं होते, ये तेजी का ट्रेंड इंटेक रहेगा। इंटरनेशनल बेंचमार्क है वो अपने 3 साल के हाई पे चल रहा है, तो एक पे एक कुजन है, तो लग रहा है कि ये बाय ऑन डिप्स रहना चाहिए। एंड एमएसपी से भी ज्यादा दूर नहीं है प्राइसेस, तो उसका भी एक सपोर्ट मिलना चाहिए। पॉइंट टेकन, यानी कि खरीदारी यहाँ पर स्पेशली इन कैश कमोडिटीज में तो जारी रह ही सकती है, तो खरीदारी के मौके आगे अगले हफ्ते भी आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि साथ जुड़ने के लिए। रुपेश गोयल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।